स्वागत है आपका मोजो स्टोरी में। अमीर खुसरो की याद में जहान खुसरो एक इवेंट का इनेकाद मुनक्किद किया गया दिल्ली में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे। उन्होंने भी उसमें शिरकत की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे उस इवेंट में है। ये 25वां इस तरह का एडिशन था अमीर खुसरो का दिल्ली में। अमीर खुसरो 13वीं सेंचुरी के एक पोइट थे और एक प्लूरलिस्टिक सूफी ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते थे। वहां पे काफी लोग थे जिन्होंने उनकी याद में काफी कुछ कहा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वहां पे थे, उन्होंने भी उनके बारे में बताया, कहा कि एक तरह से उनको तूतिए हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ है जफर सरेशवाला और मेरे कुलीग हर्षित शर्मा। जफर साहब, पहले आपसे पूछ लेता हूं कि एक प्लूरलिस्टिक जो आइडिया है इंडिया का, गंगा जमनी तहजीब के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अमीर खुसरो की बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको एम्फेसाइज किया। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं समझता हूं कि कल जो मोदी साहब की तकरीर आपने भी सुनी होगी, ये एक बहुत जन्नाटेदार तमाचा है। इस मुल्क में एक तबका है, अब मैं उसको राइट विंग या लेफ्ट विंग नहीं कहता क्योंकि वो बहुत ही हल्का है, लेकिन एक तबका है जो आप देखेंगे कि सुबह दोपहर शाम 24 घंटे सिर्फ मुसलमानों से सख्त नफरत और इस्लाम से नफरत, यानी रिमोटली भी जहां इस्लाम या मुसलमान कहीं आता है तो ये शुरू हो जाते हैं। यानी समझिए कि भाई मुगलों को बुरा भला कहना तक तो ठीक है, आप अकबर को अकबर द ग्रेट ना कहें, औरंगजेब ठीक है भाई वो बादशाह थे, लेकिन जब इनका बढ़ते बढ़ते इनका एक तबका है जिसके नजदीक ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी आतंकवादी, यहां तक के बल्कि कल मोदी साहब का कहना था और इनके लोग भड़क गए ऑलरेडी, यानी ऑलरेडी सूफीज्म के खिलाफ, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि कल मोदी साहब का वहां जाना और ये तकरीर करना ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये एक बहुत मोदी बड़ी साहब का मैसेज है। जवाब जो है ये हाँ। इन लोगों को है दो तरीके से। इसलिए कि वो मजमा जो था वहां पर, जो ऑडियंस था, 2000 से ज्यादा लोग थे, उसमें मुसलमान तो चुनिंदे थे, मैं नहीं समझता 10 12 15 से ज्यादा मुसलमान होंगे, गैर मुस्लिम थे। तो मोदी साहब का ये जवाब जो है ये इन लोगों के लिए, तो मैं समझता हूं बहुत सही वक्त पर, और उसमें बहुत सारी चीजें, और मैं चूंकि मोदी साहब को जानता हूं बहुत सालों से कि वो वक्त पर अपनी तकरीर के जरिए लोगों को जवाब दे देते हैं, तो मैं समझता हूं कल उनका वहां जाना एक स्टेटमेंट था और ये तकरीर करना जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, अगर आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया। और अमीर खुसरो कौन थे? वो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जो महबूब तरीन खलीफाओं में से थे, यानी सिर्फ वो पोएट नहीं थे, उस निजामुद्दीन औलिया का सिलसिला जो था उसको आगे ले जाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर रोल है तो वो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का था। तो मैं समझता हूं उसका जिक्र करना, मोदी साहब का जन्नत का जिक्र करना, कुरान पाक की बात का जिक्र करना, और उसके बाद जो उन्होंने अशार गालिब के और उन्होंने रूमी के, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जवाब है, मैं उसको उस तरह से देखता हूं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मैसेजिंग थी इस सब में। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां जाना और एक तरह से वो स्पीच करना, जिस तरह से एक पोलराइजिंग एटमॉस्फेयर की आप बात करते थे, उनके लिए खासकर ये मैसेज थी कि इंडिया जो है ये एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है और आज की नहीं, ये तो सेंचुरी से एक प्लूरलिस्टिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। और खासकर उनका जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है अमीर खुसरो का, जिस तरह आपने निजामुद्दीन औलिया की बात की, मैं कहीं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि उनको उनके साथ ही दफनाया जाए, और कुछ ही वक्त के बाद, बहुत कम वक्त के बाद उनकी भी वफात हो गई थी। उनकी वफात के बाद मैं अपने कुलीग हर्षित के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले हम सुनते हैं मोदी जी ने क्या बोला था वहां पे। इन विचारों से मुझे ताकत मिलती है। मुझे याद है जब मैं ईरान गया था तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय
मैंने वहां मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ा था, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त, जे काशी पाबे काशान निमगाम अस्त। यानी जब हम जागते हैं तो हमें काशी और काशान की दूरी केवल आधा कदम ही दिखती है। वाकई आज की दुनिया के लिए जहां युद्ध मानवता का इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, वहां ये संदेश कितने काम आ सकता है। साथियों, हजरत अमीर खुसरो को तुतिए हिंद कहा जाता है। भारत की तारीफ में, भारत से प्रेम में उन्होंने जो गीत गाए हैं, हिंदुस्तान की महानता और मनमोहकता का जो वर्णन किया है, वो उनकी किताब नू सिफहर में देखने को मिलता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। वो भारत के मनीषियों को बड़े बड़े विद्वानों से भी बड़ा मानते हैं। भारत में शून्य का, गणित और विज्ञान और दर्शन का ये ज्ञान कैसे बाकी दुनिया तक पहुंचा, कैसे भारत का गणित अरब पहुंचकर वहां पर जाकर के हिंदसा के नाम से जाना गया। हजरत खुसरो न केवल अपनी किताबों में इसका जिक्र करते हैं, बल्कि उस पर गर्व भी करते हैं। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं, तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। हर्षित, आपने ये सुना जो प्राइम मिनिस्टर मोदी। जफर साहब, मैं एक बात कह के जाना चाहता हूं। मैं लास्ट कह दूं कुछ? अर्जित, आप अगर इजाजत दें तो। हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैं मोदी साहब की एक और बात, ये कोई पहली बार नहीं आया, मैं वो बात दोहराना चाहता हूं कि अहमदाबाद शहर आप जानते हैं कि 4 अहमदों ने उसको बसाया था। उसमें एक अहमद जिनका नाम है अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, उनका मजार है अहमदाबाद में, सरखेज रोजा के नाम से बड़ा मशहूर है। वो 2007 तक ऐसा बंजर हो गया था कि वहां पर शराबी कबाबी लोग रहते थे, इज्जतदार लोग आ भी नहीं सकते थे। मोदी साहब ने 2005-6 में उसको क्लीन किया। वहां वो एक बहुत बड़ी हॉल्स थी 1 किलोमीटर के रेडियस की, उसमें पानी नहीं होता था। इन्होंने पानी भरा और उसको बहुत अच्छा बागीचा बनाया। और 2007 से वहां पर एक सूफी म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद किया था मोदी साहब ने, और खुद वहां मौजूद रहते थे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो इनकी जो पार्टी है और इनके जो लोग हैं, वो कब से अहमदाबाद का नाम कर्नावती करने पर लगे हुए हैं। अगर आज भी आप देखेंगे उसको कर्नावती, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो उन्होंने उसको नहीं होने दिया। और अगर आप देखेंगे हमारे गुजरात के लोग अहमदाबाद कहते हैं या अहमदाबाद कहते हैं, मोदी साहब जब भी अहमदाबाद का जिक्र करते हैं तो उसको अहमदाबाद कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो उनका वो पुराना जो था वहां का, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। और मैं उसको इससे ज्यादा उनके स्टेटमेंट और उनका मैसेजिंग अपनी जो उनके जो लोग हैं उन तक पहुंचाना, ये मैं समझता हूं कि ये लफ्ज आखिर था। और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। आपको लगता है हर्षित आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं कुछ क्योंकि मुझे पता है जफर सरेशवाला जी को जाना है, और इससे पहले आप जाएं कि मैं बड़ा अहम सवाल आपसे सरेशवाला साहब पूछना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में अभी एक पिक्चर भी आई थी छावा, जो छत्रपति संभाजी महाराज के वीर गाथा के ऊपर थी। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे विजिलेंटे ग्रुप्स निकल कर आए जिन्होंने जो दिल्ली में सड़कें बनी हुई हैं, जो मुगल सल्तनत के शासक थे उनके नाम पर जो सड़कें बनी हैं, उसको लेकर बड़ा विरोध किया। मुझे लगता है शायद हमारे बहुत से दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि अमीर खुसरो जो थे उनका जो योगदान था, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के कवि भी हुआ करते थे, उनके दरबार में भी वो कविता पढ़ते थे। तो जफर सरेशवाला जी, आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल शिरकत की है इस पूरे कार्यक्रम में, इससे एक ये मैसेज भी उन्होंने दिया है कि जो जरूरी है, जो चीज कला का विस्तार करती है या जो इतिहास को समेटने में अमीर खुसरो का योगदान था, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं एक ज्यादा तवज्जो दी है, रेदर देन जो आपने जिक्र किया कि एक मैसेज या तमाचा मारा है उन लोगों के मुंह पे जो ये कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, मैं यहाँ हर्षित एक बात ये कहूंगा कि देखिए, आप मुगल जो थे बादशाह, वो बादशाह थे,
उनसे इस्लाम को जोड़ना बेवकूफी है, यानी बिल्कुल। इसलिए कि एक इस्लाम जो भी आया इस मुल्क में, वो कोई बादशाह नहीं लाया, वो तो हुकूमत करने आए थे भाई, वो हुकूमत करके चले गए। लेकिन जो इस्लाम या सूफीज्म तो इस्लाम का एक हिस्सा है, वो उसके अलम बरदारी जो इन बुजुर्गों ने की थी, जो निजामुद्दीन औलिया, फिर सरहिंद के अंदर हजरत सरहिंद रहमतुल्लाह अलैह जो सरहिंद के अंदर है ऊपर पंजाब में, सलीम चिश्ती हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, फिर बख्तियार काकी हैं, ये लोग थे जो इस्लाम को रिफ्लेक्ट करते थे। तो मुझे भी जब कोई पूछता है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे आबा व अजदा ये हैं भाई, बाबर या अकबर या हुमायूं या औरंगजेब बादशाह थे, उनसे हमारा क्या लेना देना था। तो आप बदलिए जो करना है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन अमीर खुसरो का है, जो कंट्रीब्यूशन निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कंट्रीब्यूशन ख्वाजा अजमेरी का है, तो आप उसको भी यानी मिक्स करके एक पूरा एक इमेज क्रिएट जो करने की जो कोशिश की जा रही है वो गलत है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए ये मैसेजिंग है। इसलिए कि मोदी साहब की पूरी तकरीर देखें आप, उन्होंने जिक्र किया है वही अमीर खुसरो का, निजामुद्दीन औलिया का, जो सूफी जो पूरी एक सिस्टम थी उसका। तो मैं समझता हूं कि ये जवाब उन लोगों का है, लेकिन फिर भी वो जो तबका है, बोलते हैं ना, जिसको जिसको एक मुखालिफत करनी है या एक वो हेट को फैलानी है, वो फिर भी रहेंगे। लेकिन एक वजीर आजम की तरफ से एक बात का आ जाना, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही इत्मीनान बख्श है। बिल्कुल। हर्षद, आपको लगता है कि जो जिस तरह से मैसेजिंग हुई है इससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आपने फिल्म की बात की, हम न्यूज चैनल्स की बात करते हैं और भी जैसी चीजें हैं उनकी बात करते हैं, वहां पे तो इस तरह के नैरेटिव को, जो एक पोलराइजिंग नैरेटिव, उसको और ज्यादा पैडल किया जाता है। जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और इसीलिए मैंने जफर सरेशवाला जी से वो सवाल भी किया था, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की है और जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया, जो उन्होंने अपना स्पीच दिया, उस स्पीच के बाद बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, क्योंकि जिस तरीके की बात की जाती थी कि अब लोगों को ये लग रहा है कि ये क्या हो गया अचानक से, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट निकल कर सामने आ गया। क्योंकि हम तो इस तरह की बात करते थे कि जी, देश के इतिहास में आप जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं वो लोग गलत हैं। और सरेशवाला जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो शासक थे मुगल सल्तनत के, चाहे फिर वो अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, उसके बाद जहांगीर हो, औरंगजेब हो, कोई भी शख्स रहा हो, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और ये एक मैसेज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कल वहां पर जाकर। और जो बातें उन्होंने कही है, जो उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास को अगर आज हम लोग जानते हैं, या बाहर जो अरेबियन कंट्रीज में अगर हिंदुस्तान के इतिहास का कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है, तो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जो योगदान है वो अमीर खुसरो जैसे लोगों का ही है। और उसको सेलिब्रेट करते रहना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं जब देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचता है तो एक बहुत अच्छा, बहुत सेक्युलर मैसेज जो है वो जरूर जाता है, मुझे लगता है। सरेशवाला जी, मैं ऐड करूं यहाँ, जफर साहब अगर आप इजाजत दें, मैं मुसलमानों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई हम कौन है, हमको किसकी पैरवी करनी है। हमारे आबा व अजदा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, हमारे आबा व अजदा अमीर खुसरो हैं, हमारे आबा व अजदा बख्तियार काकी हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं। इनकी पैरोकारी हमको करनी है, न कि हमें जुड़ना है मुगल सल्तनत से या और कोई सल्तनत से। वो बादशाह थे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त का हिंदुस्तान भी मुसलमानों को देखना चाहता है, वो मुसलमान के अंदर निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा अजमेरी की जिंदगी देखना चाहता है। और मैं लास्ट में एक बात कहता हूं, मुझे 86 में फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था और मैं निजामुद्दीन मरकज में आया था, अपना वक्त लगा रहा था तबलीग जमात में। उस वक्त अहमदाबाद शहर में फसाद हो गए थे। तो उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं था और एक खबर आई थी कि एक इलाके में 11 लोग जिंदा जलाए गए। तो मैं टेलीफोन की लाइन में रहता था, फिक्र होती थी घर में क्या हो रहा है। उस वक्त मुझे अभी तक याद है, एक हिंदू सज्जन वो देख रहे थे मेरी फिक्र को कि भाई ये हो गया है फसाद का, वो सुन रहे थे। उन्होंने मुझे एक बात कही जो आज तक मेरे अंदर में 86 की बात है। अरे ए नौजवान, अरे ये हमें तुमसे नफरत नहीं है। उन्होंने फिर इशारा किया कि ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। बोले यहाँ हम सजदा करने जाते हैं, हम ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पे सजदा करने जाते हैं। अरे हम तुम्हारे अंदर निजामुद्दीन औलिया देखना चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ख्वाजा अजमेरी देखना चाहते हैं।
अरे यार, हम तो तुम्हारे मुर्दों को सजदा करते हैं, तो क्या तुम्हारे जिंदों से नफरत करेंगे? वो बात आज तक मेरे घर कर गई है कि बोले हम तो वो हैं कि तुम्हारे मुर्दों को जाकर सजदा करते हैं। और आप देख लीजिए, आप निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा अजमेरी या हम बंबई में हाजी अली, मैं कई मरतबा देखता हूं, बैठता हूं, अगर 1 घंटे में जितने लोग आके सजदा करते हैं ना, 70% से ज्यादा हिंदू होते हैं, मुसलमान तो 30 होते हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को भी अपनी जिंदगी में ख्वाजा अजमेरी, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की जिंदगी को इम्बाइब करने की जरूरत है। जफर सरेशवाला जी, इससे पहले आप जाएं, क्योंकि अमीर खुसरो साहब की बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से कोई बड़ा शानदार सा शेर आने वाला है और आप लब पे आने नहीं दे रहे हैं, उसको रोके हुए हैं। भाई असल में मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जिसने उर्दू को जिंदा किया है गुजरात में। लेकिन बोले कुछ लोग होते हैं ना कि उर्दू नहीं जानते लेकिन अशार बहुत आते हैं। मैं उर्दू जानता हूं और अशार नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ, मेरे जहन में अमीर खुसरो का वो जो शेर है जो उसी दिन उस वक्त यानी कल जो मालिनी अवस्थी जी गा रही थी, तो आप देखिए कि मालिनी अवस्थी कौन थी। वो कव्वाली जो थी वो अमीर खुसरो की थी। रंग रंग भर दे, कौन सी है भाई? जफर साहब मुझे आगे बताएंगे, जो अमीर खुसरो का बहुत ही बेहतरीन कलाम है। बिल्कुल। मुझे तो खैर अमीर खुसरो की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अलामा इकबाल, गालिब वगैरह की तो ज्यादा नॉलेज है। उनके बारे में मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन अमीर खुसरो की इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे ये सारे पोइट्स जो गालिब या इकबाल, ये तो यही से आए हैं। तो इकबाल के कितने शेर है, तू अभी रह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, मिस्रो हिजाज से गुजर, फारस शाम से गुजर। तो ये तमाम जो शेर या जो भी इनकी जो बातें हैं, ये काफ़ी मुफीद है, काफ़ी अहम है। तो इनको अगर इन पे गौर किया जाए तो जैसे आपने बोला कि जब हम अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई ये नहीं देखता ये हिंदू है या मुसलमान है, इतनी वहाँ पे रश होती है, भीड़ होती है, लोग तमाम तबकों के लोग जाते हैं। तो यही एक तहजीब, एक प्लूरलिस्टिक कल्चर है जिसकी हम बात कर रहे थे, और जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा, तो ये जो एक छोटा सा तबका है जो एक हर वक्त सर निकालता है, तो शायद उनके लिए एक जवाब है, उनको शायद जवाब मिल गया होगा। जफर साहब, आपको जाना है, हम अपना प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हर्षित, आपको भी रुखसत करते हैं। तमाम हमारी ऑडियंस को शुक्रिया मोजो स्टोरी देखने के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.